के और मजबूत होके हमारा देश उभरेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। पहले मैं 10-1 मिनट अपनी जो बात है, कुछ जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे अपना जो दृष्टिकोण है मैं आपके बीच में रख देता हूं। उसके बाद जो कोई आपके प्रश्न होंगे वो एक एक करके उन प्रश्नों का मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अपनी बात रखने से पहले एक और बात, बतौर राज्यसभा सांसद ये मैं समझता हूं कि पहली प्रेस वार्ता है, क्योंकि पहली जो थी वो तो जिस दिन इलेक्शन हुआ था उस दिन चुनाव के नतीजों को लेके थी, उसी समय तो पहली प्रेस वार्ता। तो उस संदर्भ में भी, क्योंकि मैं हरियाणा से लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर विपक्ष का अकेला सांसद हूं, तो उस संदर्भ में भी मैं आप सबको का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप विपक्ष की आप आवाज जो है आप लोगों तक पहुंचाने में मददगार होंगे, सारे प्रेस के हमारे साथी। आपने देखा जब से कोरोना शुरू हुआ है, सबसे पहले हमने एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात हो, पूरी कांग्रेस पार्टी की बात हो, शैलजा जी की बात हो, सभी लोगों ने मिलकर एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और सरकार को हमने पूरा सहयोग, हर कदम पे सरकार के लिए पूरा सहयोग हमारा रहा है और रहेगा। कोरोना से लड़ने के लिए कोई राजनीति का ये विषय नहीं है, एकजुटता से ही हम इसका सामना कर सकते हैं और पूरा हमारा सरकार को सहयोग है। मगर सहयोग का अर्थ ये नहीं है कि हम सरकार अपनी भूमिका में है, विपक्ष अपनी भूमिका में रहता है। तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में ये भी जिम्मेदारी हमारी है कि यदि कोई किसी वर्ग की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही तो हम वो बात पहुंचाएं सरकार के कानों तक। और यद्यपि अगर सरकार कोई जन विरोधी कदम उठाने की तरफ बढ़ती है या कुछ गलत होता है सरकार की कार्यप्रणाली में, तो हम वो बात भी सकारात्मक रूप में सरकार तक पहुंचाएं और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सरकार पे वो प्रेशर रहे, ताकि सरकार उन वर्गों के हितों में फैसला करे। और कोई गलत काम होता है तो उस पे सरकार को उस पे कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही तय। तो ये हमारी भूमिका रही है। हमने समय समय पे हर वर्ग की आवाज उठाई है और आज भी मैं अलग अलग वर्गों की बात आपके बीच में रखना चाहता हूं जो आज के दिन इस सरकार की कार्यशैली से प्रभावित है। सबसे पहले तो मैं समझता हूं किसान भाइयों की बात मैं आपके बीच में रखता हूं। आपने देखा बारी बारी कहा कि जो गेहूं की पूरी खरीद की व्यवस्था थी वो सरकार उसके लिए तैयारी करे। महामारी का समय है और कहीं ना कहीं पुरानी प्रणाली के आधार पर किसानों को, किसान संगठनों को, आढ़तियों को विश्वास में लेकर जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूरी की जाए। ये समय है आपदा का, मगर सरकार के कानों तक वो बात सही से नहीं पहुंची। सरकार ने नई प्रणाली अपनाई। बहरहाल जो जिस बात का हम चेता रहे थे, जिस बात को लेकर कि इस प्रणाली से ठीक है आप इस तरफ बढ़ रहे हैं मगर खरीद प्रक्रिया कहीं बहुत धीमी ना हो जाए, वो बात सच साबित हुई। आज ना सिर्फ हरियाणा खरीद में देश में सबसे धीमी खरीद हरियाणा में हुई है पूरे देश में, और पूरी खरीद अभी हुई भी नहीं। और खरीद के बाद उठान, 3 चीजें होती हैं, खरीद, उठान और भुगतान। उठान भी हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड स्लो स्पीड से उठान हो रहा है, और भुगतान का तो आप जो है आपके सामने है कि पूरे प्रदेश में किसान आज परेशान है कि भुगतान किसान का सही से हो नहीं रहा। मैं आपको 2-3 आंकड़े दूं इस विषय में। जहां तक खरीद की बात है, अभी तक 65 लाख टन की खरीद हुई। टारगेट इन्होंने रखा है 75 लाख टन, जो कि कम है क्योंकि पिछले साल 94 लाख टन की खरीद हरियाणा में हुई थी गेहूं की, और इस साल की संभावित जो प्रोडक्शन थी वो कहीं ना कहीं 120 लाख टन तक अनुमानित थी। तो कहीं ना कहीं पिछले साल से भी ज्यादा खरीद होने की आशा की जा रही थी इस सीजन के शुरू में, मगर सरकार ने टारगेट 75 रखा और जिसमें से भी 65 लाख टन की खरीद हुई है, जिसका उठान, जिसमें से केवल 37 लाख टन का उठान हुआ है।
इसका नुकसान ये है कि हर रोज बारिश होती है। कल भी कई प्रदेश के हिस्सों में बारिश थी, रोहतक, भिवानी। तो ये जब भी बारिश होती है तो किसान का जो पीला सोना है वो भीग जाता है, किसान को भी नुकसान होता है, देश को भी नुकसान होता है। और इसमें से इसकी जो टोटल पेमेंट बनती है किसान को ड्यू, सबसे बड़ा जो मुद्दा आज के दिन है, टोटल पेमेंट बनती है 65 लाख टन के हिसाब से लगभग 12,500 करोड़। इनमें से लगभग जो है 1,500 करोड़ की पेमेंट हुई है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं हरियाणा में अभी 11,000 करोड़ की पेमेंट ड्यू है। और ड्यू तब है जब किसान को ये विश्वास में लिया गया, कहा गया कि 72 घंटे के अंदर पेमेंट कर दी जाएगी, और आड़तियों को भी विश्वास में लिया गया कि 72 घंटों के अंदर पेमेंट की थी। सरकार ने शुरू में तो बातचीत नहीं करी, उलझा के रख दिया, सारी मंडियों में हड़ताल वगैरह हुई, आपको पता है। आखिर में इसे सुलझाया। इसके सही कॉन्ट्रास्ट में आप पंजाब देखो, पंजाब में सारी खरीद हो चुकी है, लगभग सारी पेमेंट हो चुकी है, और शुरू से ही सबके साथ समन्वय साधा गया, स्पीड से रिकॉर्ड खरीद इस बार पंजाब में, रिकॉर्ड गति से खरीद पंजाब में वहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने करके दिखाई है। तो हरियाणा में किसान पे भी आज दिक्कत है। एक महीना हो गया, 72 घंटे का वायदा था पेमेंट का, आज एक महीना हो गया कई जगह। और हर रोज हमारे पास टेलीफोन और मैसेज आते हैं। कल भी मैं उदाहरण दूं, मैंने अपने फेसबुक पे डाला कि भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, प्रदेश के लोगों, कोई अगर बात आप आप चाहते हैं कि मैं उठाऊं, कम से कम 500 मैसेज, आप जा सकते हो फेसबुक पे, लाइव ही है, तो 500 के लगभग मैसेज फेसबुक और ट्विटर पे ऐसे आए किसान, एक अलग अलग मंडियों से, जो है किसानों के, किसान संगठनों के, कि जी हमारी पेमेंट नहीं हुई, एक महीना हो गया, हम घर कैसा चलाएं। तो पेमेंट सरकार को मैं एक और कहना चाहता हूं, एक बार फिर आपने हमारी एक नहीं सुनी गेहूं के मामले में, मगर अब पेमेंट के मामले में और देरी ना करें, किसान का जो है संयम का और इम्तिहान ना लें। ये एक चोट मारी सरकार ने, मगर दूसरी, इस दौरान एक दूसरी चोट भी मार दी पैडी को लेकर, धान को लेकर। आपको पता है कि 40 ब्लॉकों के अंदर ये कह दिया, लगभग 40 ब्लॉकों के अंदर, कि भाई आधी किसान, आधी अपनी पैडी जो है, जिसके अगर किसी की अगर 5 किले खेती है तो वो केवल 2.5 किले, आधी में अपना पैडी उगाएगा, आधी में कुछ और बाकी जगह पंचायतों की जमीन पे, जहां पे गरीब किसान जो है अपना पट्टे पे लेके बोता था धान, वहां पे उसको बैन नहीं कर दिया गया। हमने, हमारा इस मामले में स्पष्ट अपना हमारा दृष्टिकोण है। देखिए, सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी की भी स्टेटमेंट मैंने देखी कि भाई जल, अगली पीढ़ी के लिए जो है विपक्ष को चिंता नहीं है, जल की चिंता नहीं। देखिए, जल की जहां तक बात है, जल संरक्षण की सबको चिंता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे ज्यादा काम हमारे समय में हुआ था जल संरक्षण को लेकर, जब हमारी सरकार थी हरियाणा में। मगर ये समय प्रयोग करने का समय नहीं है, किसान को और मुश्किल में डालने का समय नहीं। और किसान से भी बड़ी बात, आज के दिन आप देखो, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर कोलैप्स हो गए। तो अर्थव्यवस्था को, एग्रीकल्चर, तीन सेक्टर हैं जो एग्रीकल्चर को ड्राइव करते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा सहारा नहीं मिल सकता। एग्रीकल्चर ही दे रहा है, इस बार भी दिया, गेहूं में भी, और धान में भी। हरियाणा के बाद मौका है देश के पास कि धान की प्रोडक्शन ज्यादा की जाए, ताकि अर्थव्यवस्था पे और चोट ना पड़े, किसान पे और चोट ना पड़े। किसान क्या उगाएगा? मक्का बोल रहे हैं, मक्का थोड़ी होगा कुरुक्षेत्र के अंदर, आप कैथल के अंदर आप जाके देखें तो। और क्या कह रहे हैं कि भाई हम जो है 7,000 प्रति एकड़ मेरा जल मेरी विरासत की स्कीम में देंगे। किसान का विश्वास इस पर नहीं बनेगा, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने ये स्कीम लेके आए थे जिसका नाम रखा था कि जल ही जीवन है। 2,000 रुपए की उस समय प्रति एकड़ की बात की थी, वो किसान को भुगतान हुआ नहीं। जब पिछली बार नहीं हुआ, इस बार अभी गेहूं का भुगतान नहीं हुआ, धान के सीजन का जो मुआवजा मिलना था, जहां पे कहते हैं जो खराब हो गई थी फसल धान के सीजन में, उसका अभी तक मुआवजे की बाट किसान देख रहा है। गन्ने की पेमेंट नहीं हुई अभी तक, जो है आप देखिए किसान के लिए, जितने भी जो है शुगर मिल है उनको लेकर। तो अब ये सरकार पे विश्वास कैसे बनेगा किसान का? तो इसका सरकार को हम आप लोगों के माध्यम से समय से, जैसे गेहूं में हमने समय से चेताया था कि भाई आप बैठ के बात करके समन्वय बना दो, अभी प्रयोग मत करो। हम
धान में भी, पैडी में भी हम यही कहना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो उप मुख्यमंत्री ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जल का संरक्षण, अगर जल के संरक्षण की इन लोगों को इतनी चिंता है तो जो दादूपुर नलवी नहर हमने इन्हीं ब्लॉकों के लिए, उत्तर हरियाणा के ब्लैक जोन के ब्लॉकों के लिए जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में दादूपुर नलवी नहर का जो प्रावधान किया गया था, उसको इन्होंने रद्द क्यों किया? पहली सरकार है जिन्होंने नई नहर बनाने के लिए उसको रद्द किया, और वो तो केवल और केवल वो जो बनाई गई थी वो वाटर रिचार्ज के लिए, आपको पता है वो चैनल बना था दादूपुर नलवी का, केवल इन्होंने उस समय जो कि भाई मुआवजा किसान को ना देना पड़े इसीलिए रद्द कर दी। आप अंदाजा लगाएं, अगर इन जिलों में आधा आधा धान पैदा होगा, उससे कितना बड़ा नुकसान है। उससे जितना नुकसान है एक सीजन का, उसी से उससे तो जो है ऐसी नहर की कई बार पेमेंट हो जाए, मगर इन्होंने किसान को मुआवजा ना देना पड़े इसीलिए उस नहर को रद्द कर दिया। इसी तरीके से पहली सरकार है जिसमें, बाकी सरकारों में तो या तो SYL पे कुछ ना कुछ काम हुआ या ऐसी भी समय रहा कि भाई नहीं हो पाया कोर्ट की वजह से, मगर पहली सरकार है जिनके देख रेख में SYL अटनी शुरू हुई पंजाब के अंदर। मगर ये कुछ उस विषय पे हरियाणा सरकार मजबूती से कोई कदम उठा नहीं पाई। जो ड्रिप इरिगेशन वगैरह की भी जो हमारे समय इजराइल से टेक्नोलॉजी लेके आए थे, काफी बढ़ावा मिला था, सरकार ने टेकअप किया, बीजेपी सरकार ने, पिछली सरकार ने, मगर उस पर ज्यादा आगे कार्रवाई ये कर नहीं पाई। तो जल संरक्षण के बारे में कितने ये सीरियस हैं, इनका 6 साल का कार्यकाल आपके सामने। हमने 60 से वैरायटी से बासमती और दूसरी जो कम जल लगता है जिन वैरायटी में, उस तरफ हम धान को लेके गए थे पूरे प्रदेश में, मगर इंसेंटिव से इस तरीके से अब ये किसान की मजबूरी का फायदा लॉकडाउन में ना उठाया जाए। सरकार को हम गेहूं के साथ साथ पैडी की भी पे भी हम अपनी तरफ से चेताना चाहते हैं। ये तो हुई किसान की बात। इसके साथ एक और 2-3 और जो वर्ग हैं जो बड़े प्रभावित हुए हैं लॉकडाउन में, एक है अपने वर्कर्स, श्रमिक कामगार, माइग्रेंट वर्कर्स भी हैं, जिसमें हरियाणा के नागरिक भी शामिल। सबसे पहले तो माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर इतनी बड़ा जो पूरे देश के अंदर एक मानवता का जो है क्राइसिस उत्पन्न हो गया, उसको लेकर हमारी गहरी चिंता है। आज भी अखबारों में ये आया हुआ है कि जो है कई अखबार मैंने पढ़े कि 8 लाख लोगों ने रजिस्टर किया जो हरियाणा से जाना चाहते हैं, जिसमें से 1 लाख चले गए, 7 लाख अभी बाट देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत लाखों की तादाद में बिना रजिस्ट्रेशन करे अलग अलग रस्तों से वो अपने पैदल और अन्य साधनों से, क्योंकि एक और आज अखबार में खबर ये है कि क्योंकि इसमें इंतजार नहीं कर रहे हो श्रमिक ट्रेनों का, वे बस ट्रकों को 1-1, 2-2 लाख देकर जो है अपना सारी जमा पूंजी देकर माइग्रेंट वर्कर जाने पर मजबूर हो रहे हैं। तो सरकार सोचे कि कितनी बड़ी जो है क्यों ये माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं, इसको लेकर क्या किया जा सकता है। सबसे बड़ा जो कारण मैं बताता हूं आपको, एक जो है एक राशन की बात तो है ही, मगर सबसे बड़ा जो कारण है, इनको सैलरी नहीं मिल रही। आप फरीदाबाद में, गुड़गांव में, सारी जगह पता करें। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 3 फरवरी को आदेश निकाले थे भारत सरकार गृह मंत्रालय में कि कोई भी दुकानदार, कोई भी छोटा मध्यम उद्योग किसी भी वर्कर की सैलरी नहीं रोकेगा, देगा। मगर सरकार, हरियाणा सरकार उसको लागू करने में सफल नहीं हुई। इसमें 2 पहलू हैं, उन लोगों को भी, दुकानदारों को भी, छोटे मधु जो लघु उद्योग है उनको भी राहत देने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास भी कोई सेल तो हुई नहीं पिछले 2-3 महीने से। मगर जो है उसके साथ साथ उसका प्रभाव ये पड़ा क्योंकि उनको सैलरी, बहुतों को चाहे आदेश हैं मगर उसके आदेशों के पालन नहीं हो रहे, सैलरी या तो मिल नहीं रही या डेफर कह दिया गया आगे देंगे। तो उनका विश्वास, उनकी आशा जो थी कि भैया दोबारा से इकोनॉमी शुरू होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो कम हो गई। इसीलिए वो जाने पे मजबूर हैं। केवल राशन और भोजन की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, राशन और भोजन की बात भी आपको बताएं, अब सरकार कह रही है कि 3500 करोड़ हमने देश में दिया है राशन के लिए, माइग्रेंट के लिए। 3500 करोड़ से ज्यादा तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं। कल ये निर्मला सीतारमण जी की आई प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3500 करोड़ जो है ये माइग्रेंट्स के लिए, राशन के लिए 2 महीने का हम राशन जो फ्री देंगे, अपना फूड ग्रेन्स वगैरह। 3500 करोड़ से ज्यादा तो मैं समझता हूँ हरियाणा में ही बट गया पिछले 3 महीने में। आप अंदाजा लगाएं गुड़गांव के अंदर कितने 100 करोड़ का बट रहा है, फरीदाबाद के अंदर, और सरकार नहीं बांट रही।
ये स्वयंसेवी संस्थान और इंडिविजुअल बांट रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जस्टिस नहीं है गरीब आदमी के साथ। उनको और उनको कहीं से राहत नहीं मिली, इसीलिए वो जाने पे मजबूर हैं। इस पलायन को रोके सरकार, और रोकने का कारण का एक ही तरीका है, उनका विश्वास बने, उनको कहीं ना कहीं राहत मिले, उनका विश्वास बने। इससे जुड़ी बात एमएसएमई की है कि उनको राहत तब मिलेगी जब उनके एम्प्लॉयर हैं वो उनको कुछ ना कुछ तनख्वाह देंगे, वो तनख्वाह देने में सक्षम हो। इसीलिए उनको भी कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से राहत की उम्मीद थी, मगर भारत सरकार ना हरियाणा सरकार कोई राहत नहीं मिली, जिसकी वजह से आज त्रस्त है। तो मेरी मांग है छोटे दुकानदारों के लिए, तो श्रमिक का एक वर्ग, किसान हो गया, श्रमिक हो गया, अब छोटे दुकानदारों की मैं बात करूं, दुकानदारों की, छोटा और मध्यम लघु जो उद्योग चलाते हैं उन लोगों की, जो फैक्ट्री मालिक है हरियाणा के अंदर, स्मॉल एंड मीडियम्स के। देखिए ये जो पूरा वर्ग है, पिछले 3 महीने से बिना सेल के इनको अपनी इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम जो है वो बिल आए हुए हैं वो देने पड़ेंगे। अपना रेंट है, कहीं दुकानदार का रेंट है, कहीं जो है मार्केटिंग कमेटी की दुकान है, कहीं म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की दुकान, नगर निगमों की दुकान है, वक्फ बोर्ड पे दुकान बनी हुई, वहां पे उनको अपना जो है कहीं ना कहीं जो अपने रेंट देने पे भी वो मजबूर हैं। जो उनके साथ श्रमिक लगे हुए हैं उनकी सैलरी देने पे भी वो बाध्य हैं सरकार के आदेश अनुसार। हालांकि जैसे मैंने कहा कि बहुत जगह इसका पालन वे करने में सक्षम नहीं हो पाए, जिससे आज ये क्राइसिस क्रिएट हो गया है। अपने जो उन्होंने लोन ले रखे हैं उन पर उनको अपनी पेमेंट भी करनी है, इंटरेस्ट भी करनी, तो उनको कोई राहत नहीं मिली। निर्मला सीतारमण जी ने भी जो ये कहा कि भी 3 लाख करोड़ का वो कर्जा ले सकते हैं अपना एमएसएमई सेक्टर, बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, तो वो भी आपने देखा कि उससे केवल कर्जा लेने की बात नहीं है, राहत की बात है। ये जो 3 महीने इनका कुछ हुआ नहीं, आज ये परेशानी में है। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, ये बात पूरे प्रदेश से हमारे पास आई है कि इस बात को आपको उठाना है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो ये छोटे दुकानदार और ये जो फैक्ट्री मालिक हैं छोटे, इनको राहत दी जाए। 3 महीने की जो बिजली का इनका जो है उसमें 300 यूनिट तक इनको फ्री की जाए, बाकी जो राहत दे सकते हैं। जो किराया है, जहां पे सरकारी जो है अपना मार्केटिंग कमेटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वक्फ बोर्ड को किराया लेना है, उस किराए में जो है इनको छूट दी जाए, क्योंकि अभी कुछ सेल है नहीं। इंटरेस्ट जो लोन है इनका, उस पे इंटरेस्ट पूरा माफ किया जाए कम से कम इस पीरियड का, और बाकी भी कोई ना कोई पैकेज इनके लिए लिया जाए। जो भारत सरकार ने कहा था शुरू में पैकेज, तब हमें उम्मीद थी कि कोई पैकेज आएगा, पैकेज तो कोई आया नहीं। तो अभी तो केवल जो है मैं समझता हूँ लोन की बातें आई है कि लोन की टर्म्स बता रही है भारत सरकार, पैकेज की हम इंतजार कर रहे हैं, पर पैकेज अभी आया नहीं। इनको कुछ ना कुछ पैकेज देना बहुत जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, ये इनको नुकसान हुआ तो पूरे देश को नुकसान हो। इसके बाद एक जो अलग एक और वर्ग है जिसकी मैं बात रखना चाहता हूं, जो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, फेरी, जो अपना बाजार है, वैन चालक इत्यादि है। सरकार ने कहा था कि इनको भी शामिल करके उनकी योजना में 4500 रुपए इनके खाते में भी जमा कराएंगे, मगर एक के खाते में नहीं हुआ। इनकी सारी यूनियन वगैरह सारे हम लोगों से जो के माध्यम से बात, सरकार आप लोग के माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं, अभी तक कोई इनको उसमें शामिल नहीं किया। इनकी भी सारी आप समझ सकते हैं जीविका अभी फिलहाल बिल्कुल रोक जो है नगण्य के बराबर है जब इनकी जीविका आती थी। तो ये 4500 रुपए जो सरकार का ही वायदा, भारत हरियाणा सरकार, तो ये वायदा भी पूरा किया गया। फिर एक वर्ग है एम्प्लॉइज, सरकारी एम्प्लॉइज, उसमें 3-4 चीजें मैं रखना चाहता हूं सरकारी एम्प्लॉइज में। पहली बात तो जो कोरोना के वॉरियर्स हैं, मेडिकल स्टाफ, उनके साथ साथ जो असेंशियल सर्विसेज के बाकी हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मी हैं, अब बसें चलेंगी तो रोडवेज के ड्राइवर, कंडक्टर हैं, टूरिज्म के हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि अब टूरिज्म के सेंटर्स को क्वारंटीन सेंटर्स घोषित कर दिया गया है बहुत सी जगह। डिपो होल्डर हैं क्योंकि वो राशन बांटने का काम उनका जो है, तो इन एम्प्लॉइज के लिए भी सुविधाएं जो है बढ़ाई जाए सरकार की तरफ से। जैसे कोरोना वॉरियर्स के लिए तो डबल जैसे सैलरी करने की बात थी, बीमे की बात है कि अगर कोई इससे संक्रमण में आता है कोरोना से, तो ये जो सारे लगे हुए हैं इनके लिए भी ये सारी जो है सुविधाएं इन वर्गों तक भी पहुंचाए जाए। हो रहा विपरीत है, डिपो होल्डर का कमीशन नहीं मिला फरवरी से हरियाणा में,
जबकि आज के दिन राशन बांटने का कितना बड़ा मुद्दा है आप समझ सकते हैं। टूरिज्म में इन्होंने कल आदेश निकाल दिए, सारे कच्चे टूरिज्म के जो कच्चे कर्मचारी थे उनको हटा रहे हैं पूरे हरियाणा। अब मैं उदाहरण दूं, ये तो बड़ा गलत है, क्योंकि अभी बाहर से जो ये आ रही हैं, हमारे जहाज आ रहे हैं, जो लोग बाहर फंसे हुए थे देश के, वो जब देश में आ रहे हैं तो उनको प्राइवेट जो है होटल्स में रखा जा रहा है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। जैसे जो है अपना गुड़गांव में जो अपना हयात होटल है, ऐसे होटल है, उनमें रखा जा रहा है और उनसे 3-3, 4-4 हजार रुपए हर रात के लिए चार्ज किए जा रहे हैं, कोई भी बाहर से आता है तो। अब हमारे और दूसरी तरफ टूरिज्म वाले जो है वो क्वारंटीन के सेंटर तो डिक्लेयर है, मगर उसमें कोई है नहीं और कच्चे कर्मचारियों को निकाल रही है सरकार। तो ये अभी कर्मचारियों की छटनी करने का समय नहीं है, अभी लोगों को सहारा देने का समय है, लोगों को बेसहारा करने का ये समय नहीं है। तो ये जो कच्चे कर्मचारियों को टूरिज्म विभाग ने कल निकाला है, इस पे हम कड़ा विरोध प्रकट करते हैं। किसी भी कर्मचारी को इस समय छटनी नहीं किया जाए। दूसरी, बहुत से ऐसे हैं जो चयनित हो गए हैं, उनकी ज्वाइनिंग संस्कृत के जैसे टीचर वगैरह, उनकी ज्वाइनिंग करी जाए। कई रिजल्ट पेंडिंग है अभी, क्योंकि एसएस कमीशन चल रहा है, तो जैसे जेई के, सिविल के बहुत हजारों बच्चों ने वो इम्तिहान वगैरह सबकी पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, रिजल्ट आना बाकी था, तो उनके भी रिजल्ट आई जाए। और इसीलिए हरियाणा कर्मचारियों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। बीच में एक बात आई थी कि हम नई भर्ती नहीं निकालेंगे, उस पर भी हमने उस समय भी कड़ा विरोध किया था। आज भी हम कहते हैं कि ये कोरोना के समय सरकारी एम्प्लॉइज लोगों के रक्षक के रूप में सामने आए हैं, तो उनकी एक भूमिका है। उन्होंने अपनी जान की परवाह करना करते हुए अलग अलग महकमे के एम्प्लॉइज ने असेंशियल सर्विसेज को प्रदेश में सुचारू रूप से जारी रखने में अपना योगदान दिया है। तो ये भर्ती की, सरकारी एम्प्लॉइज की जो फ्रीज की बात है, इस पे सरकार को पूर्ण विचार करना होगा। मैं ऐसा विश्वास सरकार की तरफ से उन्होंने कहा भी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि भर्ती की प्रक्रिया भी चलती रहेगी, ये रिजल्ट भी आएंगे। आखिरी एक वर्ग जो आपके बीच में मैं जिसकी बात रखता हूं, वो है स्टूडेंट्स का, छात्र। देखो, छात्र में स्कूल और कॉलेज, तो पहले बात जो स्कूली बच्चे हैं, हमने शुरू में एक बात की थी कि फीस में कहीं ना कहीं एक रियायत होनी चाहिए जो प्राइवेट स्कूल है, और वो रियायत मगर इस अनुपात में हो कि प्राइवेट स्कूल भी, क्योंकि उनके भी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो उनको जो है मिनिमम खर्चे, तो जो उनका स्टाफ है इत्यादि, तो कुछ रियायत हो और कुछ सरकार की तरफ से उन प्राइवेट स्कूल वालों को वो रियायत मिले, ताकि वो ना प्राइवेट स्कूल ना उनके जो सारे टीचर्स और सारे उनका स्टाफ है वो भी अफेक्टेड ना हो, मगर जो है पूरा जो वर्ग है, जो मध्यम वर्ग जिनके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ राहत मिले, क्योंकि आज के दिन सारे प्रभावित हैं। उसके साथ साथ कॉलेज की जहां तक बात है, कॉलेज में हमारी मांग है कि फीस में रियायत के साथ कॉलेज स्टूडेंट्स को अगले वर्ष प्रमोट करने के लिए तुरंत सरकार नीतिगत जो है नीतियां हैं वो लेके आए। फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर, सेकंड ईयर को थर्ड ईयर, और फाइनल ईयर वालों को भी कोई ना कोई इस तरीके का तरीका निकाले, ऑनलाइन कोई अपना सबमिशंस का या जो भी है कोई प्रक्रिया और तरीका निकाले, यूजीसी भी निकाले और हरियाणा सरकार भी इस विषय पे इसको उठाए, ताकि जो एक अनिश्चितता है स्टूडेंट्स के, छात्रों छात्राओं के माइंड में, वो अनिश्चितता तुरंत दूर हो सके। दूसरी बात, एडमिशन की, अगले साल के एडमिशन की प्रोसेस जून से शुरू हो जाती है, तो अभी से ऑनलाइन प्रोसेस सरकार प्रक्रिया, हम अभी से शुरू में आगाह कर रहे हैं सरकार को, ऑनलाइन प्रोसेस सरकार आउटलाइन कर दे, ताकि ऑनलाइन रूप में ये प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया संपन्न की जा सके। बहुत जगह की जा रही है, ये मौका है एजुकेशन के बारे में चिंतन करके उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का एक मौका है हमारी हरियाणा सरकार के पास। इस एजुकेशन महकमे को सरकार थोड़ा सा गंभीरता से ले। आखिरी बात जो आपने देखा, लिकर और शराब के घोटाले के विषय में, मैं इस पे ये कहना चाहता हूं, बड़ा दुर्भाग्य है कि हरियाणा के अंदर बारी बारी शराब के विषय में हरियाणा का नाम पूरे देश में इस तरह से आता है। शुरू में ये आया कि हरियाणा के आखिरी प्रदेश था जो सरकार जहां पे चाह रही थी कि भाई शराब की बिक्री चालू रहे, फिर भारत सरकार को आदेश निकालने पड़े कि नहीं, जो है लॉकडाउन के अंदर ये खतरनाक हो सकता है, सारे प्रदेश बंद करें। उस समय हरियाणा अकेला प्रदेश था जहां बिक्री जो है चल रही थी।
उसके बाद जब बंद हुआ पूरे लॉकडाउन के बीच में, उस दौरान हमने देखा हर जिले में हमारे पास रिपोर्ट आई, आप लोग के पास भी आई, कि होम डिलीवरी चल रही है और जो है शराब का जो है गैर कानूनी तरीके से लोगों तक पहुंच रही है। अभी कुछ पिछले 4-5 दिनों में बड़े खुलासे हुए, बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। गृह मंत्री जी की इसमें स्टेटमेंट आई कि एक्साइज महकमा पूरी तरह इसमें अगर नहीं शामिल है तो ये संभव नहीं हो सकता। और कई बाकी और भी बड़ी मैं समझता हूं कि चिंता वाली रिपोर्ट्स आई कि एक्साइज महकमा पासेस दे रहा था इस दौरान, जो स्टॉक्स थे जो शराब के, उन स्टॉक्स में बड़ी भारी अनियमितता है। इस सब को देखकर उन्होंने एक इंक्वायरी टीम का गठन किया है। अब ये इंक्वायरी टीम पे कैसे विश्वास बनेगा, वो आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हैं। जब गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि एक्साइज महकमा पूरा इन्वॉल्व है, बड़े बड़े लोगों का जो नाम इसमें सामने आ रहा है, जो कुछ लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि के भी हैं, उन तक इसकी आज पहुंची है, तो ऐसे समय में कैसी इंक्वायरी हो कि लोगों का विश्वास बने। इस तरह का घोटाला नहीं होना चाहिए था, ये समय नहीं था घोटालों को अंजाम देने का। ये समय तो सबको मिलजुल कर कोरोना से लड़ने का समय था। बड़ा दुर्भाग्य, हमें दुख है और दुख के साथ हम इनको ये कहना पड़ रहा है कि ये सरकार इस बात को सीरियस ले और इंक्वायरी ऐसी बने जो पहले का एसआईटी गठित करेंगे। एसआईटी तो गठित की नहीं गई, इंक्वायरी हो रही है। तो हमें अभी पूरी तरह पूर्ण विश्वास नहीं है जो सरकार में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस मामले की सरकार की जिम्मेदारी है इन्वेस्टिगेशन ऐसी हो जो जिसमें सारा दूध का दूध पानी का पानी हो, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं वो उनके सबके पर्दाफाश हो, उनके नाम सामने आए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो ऐसी आशा और उम्मीद हम रखते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि सरकार इस बात को समझेगी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारा ऐसी इस घड़ी में पूर्ण सहयोग, सरकार कोरोना के विषय में जो भी कदम उठाएगी, पूर्ण सहयोग हमारा सरकार के साथ है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था पहले ही एक चिंताजनक स्थिति में आ गई थी। जब ये कोरोना का मामला था, उसी समय हम बार बार कहते थे कि इतना कर्ज जो हमारे समय 60,000 करोड़ का कर्ज था हरियाणा पे, वो लगभग 2 लाख करोड़ के करीब इस सरकार ने पहले ही पहुंचा दिया था। रिकॉर्ड बेरोजगारी, त्रिपुरा के बाद देश में नंबर 2 पे 28-29% बेरोजगारी हरियाणा के अंदर पहुंच चुकी थी। तो बड़ा तो पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था एक नाजुक स्थिति में थी, जिसके ऊपर कोरोना की जो मार है ये ऐसी, इसमें से हम सबको मिलजुल के निकलने के लिए प्रयास करने। सरकार सजग रूप से, दूरदर्शिता से काम करे। मैं समझता हूँ ये ऐसी घड़ी है। और बाकी आप लोगों के जो प्रश्न है वो मुझे खुशी होगी कोई प्रश्न आपके जो होंगे उनका मैं उत्तर देने के लिए, मगर ये कुछ विषय थे जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। तो पहला सवाल ये है, मैं राजन हूँ और मेरा सवाल ये है, एक सवाल है जी, एक करके मेरा एक सुझाव है। तो काम किया, कंप्यूटर ने तो काम किया नहीं, तो दुर्भाग्य से आप लोगों की तस्वीर मुझे नहीं दिख रही। तो यदि कहते हैं प्रति जी या चांदवीर जी तो अगर हैं तो जिसका प्रश्न है उसका एक बार नाम भी मेरे को बता देंगे। शिवाजी जी टीवी से, जयसाली जी, दीपेंद्र सिंह राजन बोल रहा हूँ। और मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि 75 लाख एक करके ले जी, एक करके ले लें ताकि सभी के सवाल। वैशाली जी आप पूछ लीजिए। हाँ राजन जी, मेरा सवाल ये है एमपी साहब कि आपने कहा कि 75 लाख मीट्रिक टन का सरकार ने लक्ष्य रखा था इस बार खरीद का। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पीसी की थी और 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई भी टारगेट हमारी तरफ से नहीं रखा गया है, ये एक एंटीसिपेशन था और कितने भी अगर जो गेहूं है उसका एक एक दाना हम खरीदेंगे। ये जो टारगेट की बात की जा रही है ये केवल मिसकम्युनिकेशन फैलाया जा रहा है। नहीं, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं, उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी
दलाल साहब की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये कहा था कि भाई हमने अप्रैल तक की पेमेंट करी है और 62 लाख टन की हमने पेमेंट करी। तो हम तो खुद ही कह रहे हैं 75 लाख टन का जो ये टारगेट वाली बात है ये व्यवहारिक नहीं है। पिछले साल 94 लाख टन की खरीद हुई हरियाणा में। इस साल बम्पर क्रॉप है, पिछली बार बम्पर क्रॉप नहीं थी, तो इस बार बम्पर क्रॉप है। उम्मीद थी कि जैसे पंजाब में पैदावार बढ़ी है, वहां 10% ज्यादा खरीद हुई है पिछले साल से, बाकी प्रदेशों में बढ़ी है, तो हरियाणा में भी कम से कम जो है 8-10% तो कम बढ़ाकर खरीदेंगे। मगर जो है इन्होंने बढ़ाने की बजाय उसको कम कर दिया। कम करने के अलावा पेमेंट करी नहीं। जो मुख्य मुद्दा आज के दिन आप किसी से भी आप पूछें, 1 महीना 72 घंटे की बात थी। कभी ऐसा नहीं हुआ हरियाणा के इतिहास में, खरीद के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना लंबा समय इंतजार करना पड़े। और वो मार इन्होंने तब मारी है जब कोरोना की वजह से पहले ही किसान और जो है व्यापारी है, जो आड़ती है, वो प्रभावित है। आप जाके पूछो मंडियों में या गांव में किसान से पूछो कि उनका क्या नहीं वो, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा टारगेट था ही नहीं, ये सिर्फ एक एंटिसिपेशन था कि पड़ोसी राज्यों से गेहूं नहीं आ पाएंगे, फसल नहीं आ पाएगी, ये एंटिसिपेशन था, कोई टारगेट नहीं था हमारा। नहीं तो मैं उनकी बात को ही कह रहा हूँ ना कि ठीक है कोई टारगेट नहीं था, हम तो खुद ही उस टारगेट को गलत मानते हैं। टारगेट होना भी नहीं चाहिए, जितना किसान ने पैदा किया सारा लोग हमारी तो, क्योंकि आपने खुद ही कहा था एक एक दाना खरीदेंगे 72 घंटे में पेमेंट कराएंगे। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि जब किसान की अनुमानित प्रोडक्शन इस साल 120 लाख टन बता रहे हरियाणा में, कुछ किसान अपने पास रखता है क्योंकि वैसे 133 लाख टन है, मगर कुछ किसान अपने पास रखता है, तो उसमें से जितना किसान बेचना चाहे आप खरीदो और उसकी पेमेंट करो। हम भी ये कह रहे हैं कृषि मंत्री कोई जितेंद्र जी, हाँ जी, हाँ जितेंद्र जी, हाँ जी, हेलो जी, मैं राम सिंह जितेंद्र जी, मेरा एक सवाल। हाँ राम सिंह जी, हाँ राम सिंह बराड़ बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल आपसे। हाँ जी बराड़ साहब। हाँ, ऐसा है कि जैसे आपने जो श्रमिक हैं, जो हमारे कामगार हैं, उनकी बात की, उसमें 2 बातें जुड़ी हुई हैं। हमारी चाहे छोटी इंडस्ट्री है चाहे बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें भी ये जो श्रमिक है ये काम करते हैं बड़ी तादाद में। और हरियाणा की खेती में पिछले कुछ सालों से हमारी लोकल लेबर की बजाय जो बाहर की लेबर है, चाहे वो धान की बिजाई है चाहे वो गेहूं का मामला है, तो गेहूं की तो कटाई होगी, लेकिन धान की बिजाई में भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब वो सारी की सारी लेबर बाहर जा रही है, सरकार नई शर्तें लगा रही है बिजाई को लेके, तो आगे आपको धान की बिजाई को लेके क्या लगता है कि कैसे धान की बिजाई हो पाएगी और कैसे उस लेबर के बिना, क्योंकि लोकल लेबर तो उतनी करती नहीं, बाहर की लेबर ही बिजाई करती है, और इंडस्ट्री भी लेबर के बिना कैसे चलेगी? और ये जो बाहर जा रही है धड़ाधड़ लेबर, इसको लेके कैसे ये सारा बैठ पाएगा आपस में, इनका कोऑर्डिनेशन कैसे हो पाएगा? ये राम सिंह जी आपने बड़ी व्यवहारिक बात कही है, क्योंकि देखो वैसे तो हमारा जो किसान है वो बाहर की लेबर पे गेहूं के समय भी डिपेंड हो गया है, मगर कटाई के समय क्योंकि मैकेनाइज्ड काफी कटाई होती है हरियाणा में, वो मंडी में, उठान में, धुलाई में ज्यादा, मगर उससे ज्यादा लेबर इंटेंसिव धान की जो है अभी बुआई जो होगी वो उससे ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि सैपलिंग हम लगाते हैं। तो इसमें मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। दोनों तरह पहलुओं में ये बड़ी चिंतनीय है। जो ये पलायन हुआ है, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर का तो उत्पादन का जो प्रोडक्शन है उसको लेकर हमें चिंता है ही, साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रभावित करेगा, कम करेगा, मगर एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रभावित ये करेगा। इसमें बार बार मैं कहना चाहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्वास बने। देखो ये श्रमिक इतने बड़े स्तर पे जो पलायन करने में मजबूर हो गए, उसके बहुत से कारण रहे, उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने मांग करी कि भाई इनको अपने किराया है, किराएदार जो जहाँ पे हैं ये, वहां पे राहत मिले, खाने राशन की प्रबंध हो, और सबसे बड़ी बात उनको अपनी सैलरीज के तरफ कुछ ना कुछ विश्वास बने। अगर सैलरीज का विश्वास, ये जो श्रमिक है हमारी जमीन में, हरियाणा की जमीन में, इनका भी पसीना जो है मिला हुआ है हमारे विकास में। हम जो हरियाणा यहाँ तक पहुंचा है, मेरा ये मानना है ये देश और ये हमारा प्रदेश सबका प्रदेश है। तो मैं समझता हूँ कि आज इस बात को लेकर मैं बड़ी दुख है और हरियाणा सरकार इस पर पहल करे। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। जब ये रिलीफ कैंप सेंटर बने, जब श्रमिक जाने शुरू हुए थे 1 महीने पहले,
हरियाणा सरकार ने बनाए थे, भारत सरकार ने पैसा भिजवाया। इन रिलीफ सेंटर्स में जो है आप जाके चेक करें, इनमें कितने श्रमिक रह रहे हैं। इनमें टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं हुई ढंग से। गुड़गांव के रिलीफ सेंटर में 1500-1600 श्रमिक रह रहे हैं, तो क्या उसका ओवरऑल नंबर्स में क्या, और उनका भी खाने का प्रबंध 80% सरकार जो है 80% प्रबंध स्वयंसेवी संस्थान और जो बाकी एनजीओ वगैरह हैं या इंडिविजुअल हैं, जैसे हमने भी अपनी टीम की तरह बना रखी है, कांग्रेस अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, कांग्रेस का जो संगठन है, यूथ कांग्रेस अलग, सेवा दल अलग, बाकी भी राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं, सारे वो लोग कर रहे हैं 80% प्रबंध। सरकार की तरफ से तो प्रबंध हरियाणा में हुआ नहीं। दूसरी तरफ आप दिल्ली में देखें, दिल्ली के अंदर लाखों श्रमिकों का हर रोज दिल्ली सरकार खाना बनवा रही। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने इसमें हरियाणा सरकार की तरफ से किसान के साथ साथ श्रमिक के मामले में भी हरियाणा सरकार ने कोई दूरदर्शिता या कोई अच्छी मैनेजमेंट नहीं दिखाई, जिसको लेकर आज मैं अपनी अभिव्यक्ति आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सवाल मैं पूछा जा रहा था इधर से, एक आपने जो शुरुआत में मुद्दा उठाया, पहला जल संरक्षण से जुड़ा हुआ। दीपेंद्र जी, मैं आपकी दुदानी हूँ। दीपेंद्र जी ये बताएं कि क्या दीपेंद्र जी आप पूछ लीजिए। अच्छा, एक बार अपना नाम दीपेंद्र जी, मेरी इसमें स्क्रीन में दीपेंद्र जी एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, काफी देर से प्रयास। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से अभी सरकार ने, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मानसून सत्र नहीं होगा, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर सत्र होता है, विधानसभा का सत्र होता है, तो सभी विधायक आते हैं उसके अंदर और अपने अपने सुझाव रखते हैं। तो इस कोरोना महामारी के दौरान वो सुझाव भी आते और उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता। तो अब उसको ही निरस्त कर दिया गया है कि मानसून सत्र नहीं होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, जो हवाला दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा सकती क्योंकि विधानसभा छोटी है। तो इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ये फैसला लेने में सरकार सक्षम है। सरकार के पास सारी बातें हैं कि भाई क्या सारी जो हेल्थ एडवाइस भी है, ओवरऑल किस तरीके से महामारी हरियाणा के अंदर संक्रमण चल रहा है। तो जो भी सरकार का फैसला होगा, हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। मगर साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार विपक्ष की बात और जो मीडिया, क्योंकि सब आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, जो आप भी बारी बारी इस समय जान जोखिम में डालकर जो सारे प्रश्न उठा रहे हैं सरकार के सामने, सारी बात तस्वीर सामने आ रही है प्रदेश की, उसका सरकार निरंतर संज्ञान ले। मैं आपको एक जानकारी मैं बताऊं, मुख्यमंत्री जी ने एक शुरुआत करी थी जब ये कोरोना शुरू हुआ था, सारे सांसदों की बैठक, एक बैठक हुई, उस बैठक को 1.5 महीना हो गया, जिसमें विपक्ष की तो आवाज में ही था। तो उसके बाद मेरे को तो दूसरी बैठक का न्योता आया नहीं, कोई बैठक हुई कि नहीं हुई, बाकी भाजपा के सांसदों की अलग कोई बैठक हुई हो तो मेरे को जानकारी नहीं, क्योंकि ये भाजपा कांग्रेस का समय तो है नहीं। मगर वो एक बैठक हुई, उसके बाद ना तो कोरोना गया है कहीं, मगर तो सरकार संवाद रखे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सभी विधायकों के साथ एक जूम पे पूरे दिन उन्होंने एक बैठक ली, सबकी अपनी बातें सुनी। बाकी प्रदेशों के अंदर भी इस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी ने भी इस प्रकार से किया है। तो हरियाणा के अंदर तो विधायकों की तो बात दूर की बात है, सांसद तो 15 ही हैं, लोकसभा राज्यसभा मिलाकर एक बैठक हुई है। तो उसके 1.5-2 महीने से कोई बैठक नहीं हुई। तो मेरा आग्रह है कि इस बात का तो हम सहयोग करेंगे, जो भी सरकार फैसला लेगी, मगर सहयोग के साथ सरकार भी संवाद अपना कायम रखे। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। दीपेंद्र जी, जो शराब का घोटाला है, ये गौरव गर्ग हूं और मेरा सवाल ये है, आपने अभी श्रमिकों की बात की, आज ही जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर लेबर को नहीं संभाल पाए, जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, और वहां से लेबर लगातार जो माइग्रेट होकर हरियाणा में चोर रास्तों से आ रही है, इसके लिए वो कहीं ना कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है अगर वो वहां अरेंजमेंट करते हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं गौरव जी, ये मैंने जैसे शुरू में ही कहा, कोरोना का विषय सत्ता विपक्ष कांग्रेस भाजपा मेरा तेरा विषय नहीं है, सबका सामूहिक हमारी लड़ाई है। कल आपने देखा होगा वीडियो जो सारे देश में वायरल हुआ कि अंबाला से कुछ जो श्रमिक हैं वो पैदल चल के दिल्ली पहुंचे, उन्होंने दिल्ली अपनी बात रखी मीडिया के सामने और वो वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ। वो अंबाला तो निश्चित तौर से आप गृह मंत्री जी की बात कर रहे हैं, उन्हीं का गृह जिला है। तो इसमें इस समय समस्या सबकी है।
मैं कोई इसमें ये किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा कि भाई कोई कांग्रेस की सरकार है तो वहां कोई जो किसी को कष्ट नहीं है। मैं जो केवल हरियाणा की बात आज आपके बीच में कर रहा हूं, और मैं समझता हूं ये कोई ब्लेम गेम नहीं कर सकती सरकार। हरियाणा से जब इतने मास स्केल पे पलायन हो रहा है श्रमिकों का, उनकी तकलीफ के बारे में सरकार को ही समाधान करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई पंजाब सरकार आके समाधान नहीं करने वाली। दीपेंद्र जी, मैं मनोज बोल रहा हूँ। हेलो, अभी हमारे साथ से विनती है, एक एक करके एक प्रश्न पूछे। हाँ, दीपेंद्र जी, मनोज बोल रहा हूँ। दीपेंद्र जी प्रश्न पूछे साथी। दीपेंद्र जी, सवाल मेरा ये था कि जैसे ये शराब तस्करी का जो घोटाला सामने आया है, जैसे भी आप भी कह रहे थे इसमें, तो इसमें क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक संरक्षण है? अगर है तो आपको क्या लगता है कि कौन लोग हो सकते हो? देखिए, इसमें जिस प्रकार से जो सारी बात आ रही है सामने, कई राजनीतिक लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। उसके साथ साथ गृह मंत्री जी ने भी ये बात रखी है, क्योंकि उनके गृह मंत्रालय उनके पास है, उनको ज्यादा जानकारी होगी कि पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। तो उन्होंने कहा, उनके एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये है कि एक्साइज डिपार्टमेंट पूरी तरह शामिल होने के बगैर इस तरह का घोटाला को अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो ये सारी ये बड़ी सीरियस बात है कि पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो ये बड़ी सीरियस स्टेटमेंट है। सरकार का पूरा महकमा कैसे इन्वॉल्व हो सकता है भाई? तो उन्होंने क्यों कहा? सर, एक सवाल मेरा भी सर, मैं नवतेज से अनुज तोमर बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, नवतेज टीवी से अनुज तोमर बात कर रहा हूँ। सर, मेरा सवाल भी है। हाँ अनुज, बताओ। सर, सवाल ये है कि एक तरफ तो सर जो मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं सर, दूसरी तरफ ये है कि दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब पत्रकार भाइयों को बॉर्डर क्रॉस करने में इतनी दिक्कत होती है, तो सर हरियाणा में जो मजदूर पलायन कर रहे हैं सर, उनको कितनी प्रॉब्लम होगी? और हरियाणा सरकार जी नहीं, आपकी बात सही है तोमर जी, ये कोऑर्डिनेशन बिल्कुल होना चाहिए। और ऐसे ही जो गृह मंत्री जी ने कहा कि पंजाब की बात करी उन्होंने, तो पंजाब सरकार से संवाद स्थापित करें। इस समय एक दूसरे पे दोषारोपण करके कोई नहीं बच सकता। इस समय तो सब एकजुटता से लड़ाई लड़के मच सकते हैं। तो आपस में जो संवाद स्थापित करना चाहिए, दिल्ली सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, पंजाब सरकार चाहे पंजाब सरकार हो। एक मैं विषय सबके लिए एक और विषय मैं देना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण विषय। सरकार इसको माइक्रो मैनेजमेंट करने में कई पहलुओं पे सरकार कई पहलुओं को नजरअंदाज कर रही है। कोरोना को पूरे एनसीआर में जो हरियाणा की 60% आबादी है, करनाल हिसार तक मैग्नेट टाउन्स के साथ मिलाकर, मेन एक कारण इसका संक्रमण का कारण दिल्ली से कांटेक्ट है कि भाई जो दिल्ली के या तो एम्प्लॉइज हैं, और मगर उससे भी ज्यादा जो मरीज दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने गए हैं वो कोरोना वापस लेके आए। दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से मरीज जो कैंसर पेशेंट थे, जो किडनी के पेशेंट थे, वो डायलिसिस कराने गए, और वो सबसे ज्यादा अगर संक्रमण में सबसे ज्यादा खतरा भी उन्हीं के लिए। सरकार ने इस वर्ग का कोई इंतजाम नहीं किया। बहुत सी मेडिकल फैसिलिटी कांग्रेस की सरकार, हुड्डा सरकार के समय क्रिएट की गई थी प्रदेश में, जिसको फुल कैपेसिटी पे चलाना चाहिए था ताकि किसी भी मरीज को दिल्ली ना जाना पड़े। जो है कैंसर और किडनी इस तरह की जो बीमारियों के लिए अपने डायलिसिस वगैरह कराने के लिए, चाहे वो रोहतक मेडिकल पीजीआई यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एम्स झज्जर की बात हो, चाहे वो कानपुर मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे वो कल्पना का चावला मेडिकल कॉलेज करनाल की बात हो, तो सभी को फुल कैपेसिटी में चलाकर इन मरीजों का ध्यान हरियाणा में ही रखना चाहिए। आज मैं दोबारा कह रहा हूं, अभी ये समस्या गई नहीं है। सरकार, ये बात मेरी अनसुनी पहले भी सरकार ने करी है, मगर ये विशेष ध्यान दे सरकार। एक बड़ा स्रोत एनसीआर में संक्रमण का, जो मरीज गए थे, हमारे रोहतक में एक गांव है ककराना, उसके अंदर आया, भादुगढ़ के अंदर एक किडनी पेशेंट थे, सोनीपत के अंदर मैं आपको 5 उदाहरण दे दूं, आपको गुड़गांव के अंदर मैं उदाहरण दूं, पलवल के अंदर उदाहरण दे दूं। तो इन मरीजों की तरफ सरकार विशेष ध्यान दे और इस पे कार्रवाई हो हरियाणा में, ऐसी मैं मांग करता हूँ। दीपेंद्र जी, जिस तरह से आपने कहा कि विपक्षी सांसद हैं, विपक्ष के सांसद हैं, मैं ओम प्रकाश राय बोल रहा हूँ। दीपेंद्र जी, दीपेंद्र जी, जिस तरह आपने जो सवाल उठाया कि विपक्ष के अगर देखा जाए हरियाणा के आप एक इकलौते सांसद हैं, और जिस तरह से अगर पीएम ने जो 2 दिन पहले सारे देश के प्रदेश के
मुख्यमंत्रियों से बात की, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से लॉकडाउन में लोगों को परेशानियां हो रही हैं, उद्योग धंधे बंद हैं और जो सब कोई हर जगह फंसा हुआ है, आपकी भी राय जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल उनको लेनी चाहिए और जो पीएम है नरेंद्र मोदी उनको भी हरियाणा के विपक्षी सांसद इकलौते सांसद हैं आप अगर कहा जा रहा है सभा लोकसभा मिला के, तो उनको क्या लेनी चाहिए राय, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो इस पे अभी जो बोली थी बात कि इसमें क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष का ये विषय नहीं है, ना भाजपा हरियाणा कांग्रेस का विषय, ये हम सबका विषय है। इस समय सरकार को निरंतर संवाद सभी सांसदों और सभी विधायकों, हरियाणा के सभी सांसदों और विधायकों के साथ रखना चाहिए। अगर असेंबली का सेशन नहीं हो रहा तो वर्चुअल सेशन, जो जैसे अपन जूम पे बैठे हैं आपस में हम बात कर रहे हैं, तो वर्चुअली कंडक्ट की जा सकती है। बहुत से देशों के अंदर ये समय इनोवेशन के रूप में लोग वर्चुअली सारे जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। हरियाणा में एक बैठक हुई थी सारे सांसदों की, लगभग 1.5-2 महीना हो गया। जैसे मैंने कहा कि उसमें मेरे को निमंत्रण मिला था, उसके बाद उस बैठक के बाद हरियाणा के अंदर मेरे पास दोबारा कोई निमंत्रण नहीं आया है। कोई सांसदों की अगर बैठक कोई हुई है तो वो भाजपा सांसदों की बैठक की तो बात मैंने सुनी है कि भाजपा के सांसदों को बैठक में एक उसके बाद भी बैठक होती रही है, मगर सरकार इन बातों से ऊपर उठ के और अब तो सेशन ना बुलाने की भी बात हो रही है, तो फिर सरकार संवाद दोबारा से स्थापित करे। आपका जो ये सुझाव और सवाल दोनों एक ही साथी हैं, इसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। विनोद लांबा टोटल टीवी से। विनोद जी चंडीगढ़ से। विनोद लांबा जी, उसके बाद न्यूज चंडीगढ़ से आप बोल। विनोद जी। सांसद साहब, मेरा एक सवाल है कि 17 तारीख के बाद हरियाणा में कितनी छूट होनी चाहिए, कितनी छूट नहीं होनी चाहिए, और पलायन को लेकर जो आपने गंभीर समस्या उठाई, क्या आपको लगता है बतौर सांसद की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर देने से जो गरीब तबका है वहां तक वो बात पहुंच पाती है? क्योंकि हमने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उसमें देखा है कि वो बहुत से उस स्तर के लोग हैं कि वो ऑनलाइन अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं पोर्टल्स पे। जो मैकेनिज्म अपनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्या वो प्रैक्टिकल है पलायन करने वाले लोगों के साथ? और 17 के बाद हरियाणा में क्या छूट होनी चाहिए, क्या छूट नहीं होनी चाहिए आपके नजरिए से? देखिए, 17 की बात की जहां तक बात है, जो आपका हरियाणा जो परिस्थिति है उसकी सबसे ज्यादा सटीक, सही और विस्तृत जानकारी सरकार के पास हर प्रकार के जो है फीडबैक सरकार के पास पहुंच रहे हैं। तो सरकार जो भी फैसला लेगी सबसे पहले हम उसमें सहयोग करेंगे। एक जरूर मैं सुझाव उसमें ऐड करना चाहता हूं कि इसको माइक्रो लेवल पे जो डीसीज हैं हर जिले में, उनको ज्यादा पावर्स देनी चाहिए। जो कंटेनमेंट जोन या जिस प्रकार से संक्रमण को रोकने के लिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स पे कुछ ना कुछ नियम प्रदेश सरकार और देश के लेवल पे जो बन रहे हैं वो कई बार व्यवहारिक नहीं हो पा रहे और इतने जल्दी नियम बदले जा रहे हैं कि जो जिला प्रशासन है उनको अच्छे से प्रभावी ढंग से लागू भी करती, इससे पहले करता है नया नियम आ जाते हैं। तो काफी हद तक जिला प्रशासन को स्वतंत्र रूप से उन पे पावर दी जाए। मैं उदाहरण दूं, आपने देखा कि राजस्थान में भीलवाड़ा में कैसे रोका, वह जिला प्रशासन का मेन रोल था। हरियाणा के अंदर भी बहादुरगढ़ में, आजादपुर मंडी से आया, झज्जर का एक बड़ा शहर हमारा बहादुरगढ़ है, और वहां पे जिला प्रशासन ने अलग स्ट्रेटजी अपनाई उस संक्रमण को रोकने के लिए। तो जिला प्रशासन को बहुत सी ऐसी जानकारियां जिला प्रशासन के पास होती हैं जो वो लोकल लेवल पे कदम उठा सकते हैं। तो जो भी कंटेनमेंट जोन है या जो भी नियम बने उसमें जिला प्रशासन को स्वतंत्र रूप से ज्यादा पावर दी जाए, ऐसा मेरा सुझाव है। मगर सरकार अंततः क्या फैसला ले वो पूर्णतः जो है उसका हम सहयोग करेंगे, क्योंकि सरकार के पास हर तरीके का फीडबैक और ज्यादा जानकारी इन विषयों पे रहेगी। दीपेंद्र जी, विनीत ANB न्यूज से। हाँ जी दीपेंद्र जी। हाँ जी पूछिए। हाँ जी दीपेंद्र जी, मैं पूछ सकती हूँ आपसे भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। एक्चुअली आज बीकेयू की मीटिंग थी तो उससे रिलेटेड मेरा एक सवाल है। एक्चुअली बीकेयू ने ही पूछा है आपसे सवाल। उन्होंने अभी मीटिंग की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो गवर्नमेंट का जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो डिसीजन है 50% कट का वो नहीं मानेंगे और इसके लिए वो चाहें तो आंदोलन कर सकते हैं।
तो उनका ये सवाल उन्होंने बल्कि मुझे आपसे पूछने के लिए बोला कि बाई चांस अगर सरकार नहीं मानती है तो आप दीपेंद्र हुड्डा से पूछिए कि कांग्रेस हमारे लिए क्या करेगी, उनका क्या टेक होगा, उनका क्या स्टेप होगा। देखिए, मैं जैसे मैंने कहा कि स्पष्ट रूप से हमने शुरू में ही कहा कि ये अव्यवहारिक फैसला है, ना ये प्रयोग का समय है। इस फैसले को जो है ना हम वो किसान भी स्वीकार नहीं करेगा, भारतीय किसान यूनियन भी नहीं कर रही स्वीकार, और हम भी स्वीकार नहीं कर रहे। और सरकार पे पूरा दबाव बनाएंगे। गेहूं के खरीद के समय भी हमने प्रयास किया था दबाव बनाने का, हल कुछ सरकार उसके सामने दबाव के आगे सरकार ने कुछ राहत दी, मगर फिर भी पूरी बात हमारी नहीं मानी। तो इस बार मुझे लगता है कि सरकार को माननी चाहिए। मैं आशा करता हूं अगर सरकार नहीं मानेगी तो जो भी संवैधानिक रूप से जो भी संभव होगा विपक्ष की वो भूमिका हम निभाएंगे। सरकार से किसान के से कंधे से कंधा मिलाकर सरकार से इस दीपेंद्र जी मेरा एक सवाल है आपसे। वीट प्रोक्योरमेंट की बात की आपने और आपने बताया कि अभी जो पेमेंट हुई है वो 1500 करोड़ की हुई है, बट सीसी लिमिट जो सरकार की हरियाणा की बनी है वीट प्रोक्योरमेंट के लिए वो 22,500 करोड़ की बनी हुई है। अभी भी जैसे आपने बताया कि 12,500 करोड़ की पेमेंट ड्यू है, तो पेच कहां फंसा है? कौन सा ऐसा नेक्सस है जो इसमें काम कर रहा है जिसकी वजह से ये पेमेंट रुका हुआ है? नहीं, नेक्सस की बात नहीं है। आप अगर प्रक्रिया देखेंगे तो प्रक्रिया बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने बनाई है। जो इन्होंने नया सिस्टम शुरू किया था उसके तहत अगर आप अगर कहें तो मैं पढ़ के बता दूंगा आपको। पूरी जो इसकी प्रक्रिया है वो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बनाई हुई है जिसकी वजह से समस्या आ रही है सामने। नहीं तो पंजाब ने पूरी पेमेंट कर दी। भारत सरकार ने, आपने देखा कि वित्त मंत्री ने बोला कि जितनी भी स्टेट्स ने जो प्रोक्योरमेंट करी है उनको सारी हमने हमारी तरफ से पेमेंट जा चुकी है। वित्त मंत्री ने फिगर भी कोट किया कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जब भारत सरकार की तरफ से सारा आ चुका है, बाकी प्रदेश पेमेंट कर चुके हैं, तो हरियाणा में तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट की कमी है। जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो इस प्रकार की है, और आप कहोगे तो मैं अलग से आपको भेज दूंगा जो पूरी प्रक्रिया है उसमें किस तरीके से जो है किसान पहले आड़ती के पास आती है, फिर आड़ती किसान से पहले सरकार ने शुरुआत देना पड़ता है, फिर वापस सरकार के पास जाना पड़ता है। पहले जो सरकार ने शुरुआत की थी कि डायरेक्ट पेमेंट्स जो है फार्मर्स को होनी चाहिए, क्या वो प्रोसेस सही नहीं था? देखिए, प्रश्न उस प्रोसेस के सही होने का नहीं है। प्रश्न ये है कि कोई भी रिफॉर्म जब लाएं आप इतने बड़े लेवल का, उसके लिए एक समय होता है, अपॉर्चुनिटी टाइम होता है। आपने जब इतनी बड़ी आपदा का सामना प्रदेश देश कर रहा था उस समय इस प्रकार की प्रक्रिया को जबरदस्ती किसानों और आड़तियों के गले से उतारने का जो काम किया, उसका नुकसान आज ये जो डिले हो रहा है, जो किसान इतना अनाज उठान नहीं हो रहा, मंडियों में खराब हो रहा है, ये सारा नुकसान हरियाणा में जो हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि ऐसे समय आपने जो है आपने कितना बड़ा कदम उठाया। तो मैं समझता हूँ कि वहां चूक हुई है ये इस प्रक्रिया को लेकर, जिसका खामियाजा किसान को भुगतना। दीपेंद्र जी रामचंद्र बोल रहा हूँ। सवाल मेरा ये दीपेंद्र जी ये है मेरा सवाल कि जिस तरह से संक्रमण फैला है कोरोना का, उसी तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचार का भी संक्रमण सामने आ रहा है, और शराब का जो नेक्सस है वो हर तरह से, चाहे वो शराब खोलने की बात हो, चाहे बंद करने के बाद सप्लाई की बात हो, या अब जो है जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता उसमें सामने आ रही है। कई लोग इस तरह गिरफ्तार भी किए गए हैं। गृह मंत्री ने पूरा स्टैंड लिया है इसके ऊपर। विपक्ष किस तरह से इन चीजों का निराकरण देखता है, और आपका क्या इसमें स्टैंड रहेगा अगर इस पूरे मामले का पटाक्षेप नहीं कर पाई सरकार? इसी से जुड़ा सवाल। Do you recommend CBI probe for this? AMP न्यूज़ चंडीगढ़ से दीपेंद्र जी मनवीर बोल रहा हूँ। किस तरह से बढ़िया सर, do you recommend CBI probe into excise scam? सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पूरा का पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उसकी शमूलियत हो सकती है। इसके अलावा जिस तरह से पूर्व विधायकों की गिरफ्तारी हुई है, एक बड़ा नेक्सस है। तो इस मामले में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी इंक्वायरी करवाएं या फिर किसी सिटिंग जस्टिस से इसकी इंक्वायरी कराएं, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके, दूध और पानी का पानी हो सके, और ये पता लग सके कि किस लेवल पर इस तरह की नियमितताएं हुई और ये शराब माफिया इस तरह से सामने आया।
सर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को क्यों ना जाए? इसमें आप सबके कंबाइंड क्वेश्चन हैं, तो इसमें देखिए निश्चित तौर से जैसे आपने कहा कि गृह मंत्री ने कहा कि पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, भाई जो है जिस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं उसको लेकर और सवाल लोगों के दिमाग में है, और दिमाग में लोगों के सवाल क्या आप आम आदमी से पूछ लो हरियाणा में, तो आम आदमी आपको बता देगा कि क्या हो रहा है, कोई इसमें जो है तो। मगर गृह मंत्री जी ने कहा, आपने कहा कि स्टैंड ले रखा है, मगर गृह मंत्री ने स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि गृह मंत्री जी ने कोई एसआईटी का गठन नहीं किया, पुलिस की एसआईटी होती है। गृह मंत्री ने तो इंक्वायरी टीम का गठन किया है, IAS अफसर हैं उनकी अध्यक्षता में, तो ये कोई यानी कि कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तो शुरू भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाई एक्साइज महकमा तो मुकदमा दर्ज कराने भी सामने नहीं आ रहा। तो ये आज के दिन बिल्कुल विश्वास इस सरकार पे, इस बात का हरियाणा सरकार पे कम से कम ये ऐसा मेरा नहीं है कि वो इसमें निष्पक्ष जांच कोई संभव हरियाणा सरकार के कोई अंडर कोई भी जांच होगी तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी। जो भी जो है जांच हो, चाहे वो जैसे आपने किसी ने सुझाव दिया कि भाई कोई सेंट्रल एजेंसी करे या कोई सिटिंग जज के अंदर कोई के अंडर कोई जांच की जाए, तो जो भी जांच हो वो ऐसी जांच हो जिसमें लोगों का विश्वास बने और दूध का दूध पानी का पानी हो, ऐसी मेरी मांग। दीपेंद्र जी एक सवाल और है, जिस तरह से पेमेंट को लेके, किसानों की पेमेंट को लेके आपने ये मुद्दा उठाया है, जिस किसानों की जो जरूरत है, मूलभूत जरूरत है अगली फसल को लेके, और यही आलम रहा तो अगली फसल को उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे और अपनी जो छोटी छोटी जरूरतें वो भी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो विपक्ष क्यों इतना पोलाइटली सरकार को ले रहा है? क्या कोई योजना है आपकी सरकार को इस तरह से मजबूर करे कि उसकी पेमेंट समय पर जाए? देखिए, मैंने जैसे कहा कि जो हम कोई लाइटली या पोलाइटली नहीं ले रहे, पोलाइट हम बोल रहे हैं, बोलने का एक लहजा होता है वो एक अलग है, मगर सरकार को पेमेंट के विषय में आप लोगों के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं। पहले भी हमने चेताया था कि तैयारी कर लो, महामारी का समय है, आप इसको खरीद की उठान भुगतान की पूरी प्रोसेस ठीक होनी चाहिए। और आपने ठीक कहा एक और बात कि अभी पेमेंट 1 महीना नहीं हुई किसान की, और अपना बुआई का टाइम, और बुआई में भी हर तरीके की मुश्किल, आधे हरियाणा में धान की को लेके प्रश्न चिन्ह लग गया। कहीं आपके पास नोटिस में पता नहीं आया कि नहीं आया, कई जिलों में धान के जो बीज है उसकी सीड की भी ब्लैक मार्केटिंग की खबरें आई। तो ये किसान का संयम का इम्तिहान ना करें। इस समय अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा अगर सहारा है तो कृषि क्षेत्र का है, क्योंकि एग्रीकल्चर अकेला प्रोडक्शन है देश में, वो कम नहीं हुआ। आपको याद होगा कि हमारा देश आजादी के समय 50% इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, अब वो कम हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर आगे, मगर आज भी भारत कृषि प्रधान देश है। इस बार आप देखना कृषि की जो परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी है वो दोबारा बढ़ेगी कृषि की। तो किसान और हरियाणा सरकार किसान के पीछे पड़ गई। आप जाके पता तो करो किसान के मन में क्या, हरियाणा के सरकार की कार्यशैली को लेकर। इस बात को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हर लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, हम पोलाइटली बोल रहे हैं तो उसका हमारे लहजे को सरकार ये मत समझे कि हम कोई भी लड़ाई लड़ने में पीछे हटेंगे। सर एक छोटा सा सवाल है, मनवीर बोल रहा हूँ। हाँ जी मनवीर सर, ये बात हम मानते हैं कि लेबर की प्रॉब्लम है और एक सब सामने आ रहे हैं, लेबर की प्रॉब्लम सामने आ रही है हर किसी के, लेबर माइग्रेट भी हो रही है, और एक तरफ से क्यों कांग्रेस ने 40 लाख रुपए किराया बस और रेल का भाड़ा भी दे दिया। जहां पे कांग्रेस या ऑपोजिशन इतनी मेहनत कर रही है, तो क्या कोई ऐसे एफर्ट्स हुए हैं कि लेबर को काउंसिल किया जाए कि भाई तुम्हारी फैक्ट्रियों में तुम्हें सैलरी पूरी दिलवाएंगे या काम करवाएंगे, या जो, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट या जितनी भी ट्रेड्स हैं उसकी सभी पार्टी से एफिलिएशन है, कुछ ऐसे एफर्ट्स भी आप लोगों ने किए हैं क्या? देखिए मनवीर, हमने पूरा प्रयास किया है। मैंने स्वयं अपने माध्यम से, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपना नंबर वगैरह सारी जगह प्रोवाइड करा है कि कोई भी अगर फैक्ट्री मालिक अगर तनख्वाह नहीं दे रहा तो आप हमें बताएं, क्योंकि रूल भारत सरकार ने तो नोटिफिकेशन कर दिया था, हम उनसे बात करेंगे आप। मगर जो मैंने कहा कि लेबर को रोकने के लिए सबसे बड़ा अगर फैक्टर है, इसको समझे, इकोनॉमिकली सरकार समझे इसको, वो ये है कि विश्वास, फ्यूचर को लेके कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस की भाई उनको अपनी तनख्वाह मिलेगी।
उस बात के लिए सरकार एमएसएमई सेक्टर को, शॉपकीपर्स को, लघु उद्योग को कोई ना कोई सहारा दे। अभी तक सरकार ने कोई सहारा नहीं दिया। जो जब तक उनको सहारा नहीं मिलेगा, उनको विश्वास में लेके और उनपे पूरी जो है उनको कड़ाई से उनको ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपनी तनख्वाह दो, या विश्वास दो कि आपको तो आप तनख्वाह दोगे अगले कुछ महीनों में क्योंकि सरकार की बैकिंग है आपके साथ, तब तक मैं समझता हूँ ये पलायन को रोकना केवल हम काउंसलिंग करें, उनको कहें कि जी मिलेगी, हमारे कहने से नहीं होगा, करने से होगा। 3 महीने हो गए सरकार ने क्या किया है, अपना जो छोटे लघु उद्योग है, परसों निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि 3 लाख करोड़ का हम देंगे इनको लोन, और ये बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने, जो सरकार के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, CII, फिक्की, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने स्वागत किया। आपने देखा होगा उनकी कि भाई पता नहीं 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया और 3 लाख करोड़ जिसमें MSME को दे दिया। अगले दिन क्या हुआ, पिछले 2 दिन से मार्केट क्रैश हो रही है। मार्केट में किसान तो है नहीं, किसान तो रो रहा है, गरीब आदमी तो नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट मार्केट में है। आपके जो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो आपकी बात हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और मार्केट के अंदर से पैसा निकाल रहे हैं। मार्केट क्रैश हो रही, 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा के बाद मार्केट क्रैश हो रही है लगातार। तो यानी कि इंडस्ट्री का ही कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया और किसी को कुछ मिला नहीं। 20 लाख करोड़ का मतलब ये है, इस देश में लगभग 25 करोड़ हाउस होल्ड हैं। 25 करोड़ जितनी हमारी आबादी है, जो है 125-130 करोड़ आबादी, तो 5-6 आप लगा 25 करोड़ हाउस होल्ड है। आप कुछ जो 5 करोड़ अमीर है उनको हटा दो, 20 लाख करोड़ का मतलब ये है कि बाकी जो 20 करोड़ आबादी बची, अब या बाकी 20 करोड़ हाउस होल्ड बचे, घर बचे, उन सब के बाटे 1-1 लाख की राहत है, अगर ये राहत दी जाए तो। मगर आपने घोषणा कर दी ना, किसी को कुछ मिला नहीं। बाकी लोन्स की बात कर रहे हो आप कि भाई लोन ले लो, अब वो लोन ले नहीं रहा अगला, तो आपका जो है मार्केट के अंदर से, तो आप मैं समझता हूँ कि आज ये सरकार ने जो इस वर्ग को नजरअंदाज किया है, इससे पूरी इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। दीपेंद्र जी, मेरा इसी में मैं एक सवाल ऐड करना चाह रहा था। भाजपा शासित बहुत से राज्यों ने, दीपेंद्र जी आप सुन रहे, मैं हरीश मानव जी है आउटलुक से, इसी से मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि बहुत सारे भाजपा शासित राज्यों ने लेबर लॉ रिफॉर्म किए हैं ताकि उनके ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर कोई कंपल्शन ना बने कि उनको वेजेस देने पड़े लेबर को। तो आप ये जो लेबर लॉ रिफॉर्म हुए इन दिनों में, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, लेबर लॉ रिफॉर्म की तो जरूरत है देश को, ये सब मानते हैं कि भाई जो ओवरऑल जो हमारे लेबर लॉज हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एक सारी जितने भी अर्थशास्त्री हैं उनकी एक बड़ी भारी मांग रही है कई वर्षों से। मगर उस बात का चोला पहन के आप कहते हैं लेबर पे और चोट पहुंचाओ और ड्रैकोनियन मेजर्स लागू करो, तो इसको कौन मानेगा? उससे कहते हैं कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ेगी। सरकार को एक बात समझनी चाहिए। देखिए, मैं एक मोटी बात आपको कहूँ, इकोनॉमी तब चलेगी जब स्पेंडिंग शुरू होगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग। मार्केट में जब खरीद होगी तब वो प्रोडक्शन शुरू करेगा, और जो प्रोडक्शन शुरू करेगा तब उस लेबर की